आज शुरू करते हैं हम लोग बेटा डिटेक्शन ऑफ चार्ज के बारे में। डिटेक्शन ऑफ चार्ज 1787 के अराउंड में अब्राहम बेनेट साहब ने दिया था। और यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ चार्ज का जो इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली पहले से चलता आ रहा था। कई लोग एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते थे, मेटल इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते थे, लेकिन अब्राहम बेनेट साहब ने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इंट्रोड्यूस किया 1787 के आसपास। अच्छा, ये इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोप का फंक्शन क्या है? ये एक डिवाइस है जो कि डिटेक्ट करता है, डिवाइस टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। हम लोग को कहीं पे भी चेक करना है कि क्या बॉडी चार्ज है या नहीं चार्ज है, तो हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं ये देखने के लिए कि बॉडी के ऊपर चार्ज है या बॉडी के ऊपर चार्ज नहीं है। तो चेक करने के लिए बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं चार्ज है, इसी के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं। एक तो फंक्शन ये होता है कि डिटेक्ट चार्ज, और सेकेंड हम लोग नेचर ऑफ चार्ज का भी पता लगा लेते हैं कि उस बॉडी पे आइदर पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है। तो देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्या है? डिटेक्ट करते हैं चार्ज को। सेकंड क्या है बेटा? टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चार्ज को। डिटेक्ट तो कर लिए कि बॉडी चार्ज है, लेकिन बॉडी चार्ज में पॉजिटिव है या निगेटिव है वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं नेचर ऑफ द चार्ज को। और हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि बॉडी या तो कंडक्टर है या तो इंसुलेटर है। यही मेनली तीन फंक्शन है जो हम लोग के सिलेबस में पढ़ना है। तीन फंक्शन है, फर्स्ट डिटेक्ट, सेकंड नेचर, एंड थर्ड हम लोग ये भी पता कर लेते हैं कि बॉडी कंडक्टर है या आपका इंसुलेटर है। तो आपको समझ में आ चुका है कि इलेक्ट्रोस्कोप का क्या यूज है? डिटेक्ट करने के लिए, नेचर जानने के लिए, बॉडी कंडक्टर है, इंसुलेटर है, ये सब बातें जानने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। डिवाइस टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी। ठीक है बेटा, इससे पहले हम लोग के पास एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोस्कोप, मेटल इलेक्ट्रोस्कोप सबका यूज होता था, बट गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप के बाद ये सारा कुछ आउटडेटेड हो चुका। तो अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में नाम ही क्लियर है, गोल्ड लीफ, गोल्ड की पत्ती, सोने का पत्ती। तो यहाँ पे बेटा आपके पास दो गोल्ड लीव्स होते हैं सस्पेंडेड फ्रॉम ए मेटल, मींस एक मेटल के साथ दो गोल्डन की पत्ती जुड़ी रहेगी। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि सर दो गोल्डन का लीव्स लेना है, एक ग्लास कंटेनर लेना है। यही है बेटा आपका ग्लास कंटेनर। थोड़ा ज्योमेट्री देख लीजिए, ये है आपका ग्लास कंटेनर, ये है आपका ग्लास कंटेनर, ये है आपका कॉक, और ये जो रेड वाला लगा है बेटा यही है आपका मेटल, और इसी मेटल के साथ दो गोल्ड लीव्स जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा ही हम इसको थिक कर दिए हैं बिकॉज विजिबिलिटी के कारण, इतना भी थिक नहीं होता है ये। तो थिक, ये मेटल के साथ दो गोल्ड लीव्स ज्वाइंट है, इसको ये है बेटा आपका मेटल डिस्क। तो बहुत सिंपल डिवाइस है। बुक्स में या गूगल इमेज वगैरह करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर मिलेगा। सिंपल सा बात है कि एक ग्लास ले लो बेटा, एक ग्लास में एक मेटल डाल दो, मेटल के साथ दो पत्ती आ जाएगा, यहाँ पे कॉक आ जाएगा और यहाँ पे एक मेटल डिस्क आ जाएगा। बस यही है, यही है बस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए ज़्यादातर चांसेज है आ जाने के लिए। और कूलम्स लॉ से पहले आपको जानना चाहिए कि क्या हम चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं, चार्ज का नेचर जान सकते हैं, ये सब फैक्टर को जानने के लिए। तो समझ में आ गया बेटा इस डिवाइस में क्या क्या कौन कौन सा एलिमेंट है? बहुत सिंपल सा बात है, एक ग्लास का सर जार है, इसी को बोलते हैं बेटा ग्लास कंटेनर। क्लियर हो गया सर? ये दो गोल्ड लीव्स है सर, क्लियर हो गया। मेटल के साथ दोनों गोल्ड लीव्स, यहाँ पे आपका हिंज होता है बेटा, यही आपका हिंज है पूरी तरीके से, यही गोल्ड लिप्स, यही आपका गोल्ड लिप्स है बेटा, ये इस तरीके से आएगा। देखो यही आपका गोल्ड लिप्स है, यही आपका गोल्ड लिप्स है। मेटल के लोअर साइड में दो गोल्ड लिप्स जुड़ा होगा और मेटल के अपर साइड में मेटल डिस्क जुड़ा होगा। समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन है कि सर वाई गोल्ड, गोल्ड ही क्यों लिए? एल्यूमिनियम किसी भी मेटल का भी तो ले सकते थे। यस, गोल्ड इसलिए लिए बेटा क्योंकि गोल्ड का जो वेट होता है वो वेरी लाइट वेट होता है। और इसके बाद इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा, इसको पीट करके, ये थिन नहीं, वेरी थिन भी नहीं, एक्सट्रीम लेवल पे थिन इसको बनाया जा सकता है, एकदम पतला पत्ती आ जाता है। तो इसका लाइट वेट के कारण और इसकी मैलिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग गोल्ड यूज करते हैं। अच्छा सर, ये जो ग्लास कंटेनर लिए हैं, यहाँ पे आप लिख रहे हैं वैक्यूम, वैक्यूम क्यों लिए हैं? वैक्यूम इसलिए लिए हैं बेटा बिकॉज एक्सट्रीम लेवल पे थिन होता है गोल्ड लिप्स। तो ये अगर मान लेते इसमें एयर रहेगा तो एयर के प्रेजेंस में ये हिल डुल इस तरीके से कर जाएगा, तो मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। पूरा का पूरा वैक्यूम लिए हैं, कोई इसमें चार्ज लीकेज का कोई खतरा नहीं है। और मेरा जो भी गोल्ड का ये डायरेक्शन में रिपल्सन या अट्रैक्शन जो भी होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज के कारण होगा, एयर के प्रेजेंस में नहीं होगा। आई थिंक पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, इसके फंक्शन क्या है, इसके डिवाइस में कौन कौन सा एलिमेंट लगे हुए हैं और क्यों है, सबसे बड़ा रीजन। अच्छा, कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर ये मेटल क्यों लगा है, मेटल डिस्क क्यों लगा है? देखो बेटा, किस फंक्शन पे, किस थ्योरी पे ये वर्क करता है। सपोज बेटा ये मेरा कोई पॉजिटिवली चार्ज रॉड है,
ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड कैसे हो गया होगा, एक ग्लास लिए होंगे, एक ग्लास लिए होंगे और इसमें सिल्क का क्लॉथ को रब कर दिए होंगे। ऑब्वियसली आपको पता है ग्लास पे कौन सा चढ़ जाएगा बेटा, ग्लास पे आपका कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, और सिल्क पे कौन सा आ जाएगा, निगेटिव। इसी तरीके से मान लेते हैं कहीं इबोनाइट रॉड लेते हैं, आपको पता है इबोनाइट रॉड के साथ अगर सिल्क को करेंगे तो इबोनाइट रॉड पे क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर सिल्क पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सुनोगे बेटा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। ये मान लेते हैं कोई रॉड है, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक मेटल कनेक्ट है, यहाँ पे कोई एक मेटल कनेक्ट है। जहाँ इसको मेटल मिला, क्योंकि आपको पता है मेटल मीन्स कंडक्टर, कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जा सकता है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये सारा का सारा चार्ज मूव करके कहाँ पे आ जाएगा बेटा, आराम से ये मूव कर सकता है पूरा का पूरा, इधर पूरा का पूरा मूवमेंट चार्ज का पूरा शेयरिंग हो जाएगा, इस तरीके से पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर सेम चीज़ यही पॉजिटिव रहे और ये बेटा इंसुलेटर है आपका, तो क्या इंसुलेटर में भी यही होगा? नहीं सर, थोड़ा सा तो आपको भी पता है इंसुलेटर में भी वेरी फ्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये पॉजिटिव जाएगा सर, बस यहीं पे थोड़ा सा रह जाएगा, स्प्रेड नहीं करेगा, मेटल की तरह पूरे वॉल्यूम में नहीं चला जाएगा, पूरा स्प्रेड नहीं करेगा। ये किस केस में होता है बेटा, इंसुलेटर का केस में, ये किस केस में होता है बेटा, मेटल का केस में। यही इसी थ्योरी पे पूरा का पूरा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बना हुआ है बेटा। जहां इस मेटल के साथ टच कराए, इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ना भागना शुरू कर दिए, पॉजिटिव चार्ज नहीं मूव करता, आपको पता है इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ये सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए बेटा आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी स्कोप पे, इसी कारण से हम लोग मेटल लिए, मेटल डिस्क लिए। चलो बेटा, अब हमको क्या करना है, ध्यान से समझोगे बात को। अब हमको क्या करना है बेटा, हमको पहला डिटेक्ट करना है चार्ज के, क्या ये चार्ज है या एक रॉड है। इस रॉड पे बेटा पॉजिटिव चार्ज, हमको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज हम सिल्क से रगड़ करके लेकर के आए हैं, और ये कैसा हो गया है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज रॉड हो गया है, पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। चलिए हमको पता है पहले से, ये आप मान लेते हैं अगर आप पॉजिटिव चार्ज नहीं लेते हैं, इबोनाइट का रॉड अगर लेते हैं तो इबोनाइट का रॉड पे क्या होता है बेटा, निगेटिव चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज आता है। ठीक है सर, कुछ भी कर दीजिए, इबोनाइट रॉड पे क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा। जहाँ इसके साथ टच हुआ बेटा, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ हो, भागना शुरू कर देगा, क्योंकि ये मेटल में है, इसको दौड़ने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन भागते 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 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गया। अब जहाँ इलेक्ट्रॉन इसमें और इसमें आएगा, तो अब सोचो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ रहा और इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ रहा, और यहाँ पे हिंज है, हिंज कहने का सेंस एकदम क्लियर कर दिया कॉन्सेप्ट। ये देखो बेटा, ये वाला पार्ट हिंज बोल रहा है, इसको हिंज बोल रहा है, ये हिंज देखो इस तरीके से। तो जहां इसमें भी इलेक्ट्रॉन इसमें भी इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा बेटा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो दोनों पत्ती कहां भाग जाएगा, दूर दूर। तो हमको पता चल चुका होगा कि इस रॉड में निगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है, मींस रॉड तो चार्ज है। अभी हमको ये नहीं पता निगेटिवली है कि पॉजिटिवली है, लेकिन हमको ये पता हो गया कि ये चार्ज है। अच्छा सर, इबोनाइट रॉड के जगह पे आप ग्लास रॉड लेकर के आ जाइए, ग्लास रॉड के लेकर के आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। क्लियर है। अब तो बोलिएगा कि सर ये पॉजिटिव तो यहाँ से दौड़ लगा गए, हालांकि बुक्स और मैक्सिमम लेक्चर लोग बता देते हैं कि ये पॉजिटिव इस तरीके से आता है, इस तरीके से पॉजिटिव आएगा, इधर भी पॉजिटिव, 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 और इस लिप्स के पास ऑप्शन है इस तरीके से डाइवर्ज होने का, डाइवर्ज होने का। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये भी डाइवर्ज होकर के इधर चला जाएगा। लेकिन क्या एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज मूव किया? नहीं सर, एक्चुअल में तो पॉजिटिव चार्ज नहीं मूव किया होगा। तो सर थोड़ा सा और डिटेल में फंक्शन बताइए। जहां इसको पॉजिटिव चार्ज मिला, यहां वाला क्या होगा बेटा, इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में जो पत्ती होगा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भागना शुरू करेंगे ऊपर की तरफ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भागना शुरू करेंगे ऊपर की तरफ। जहां इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ दौड़ा तो ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा बेटा, जहां इलेक्ट्रॉन दौड़ा ऊपर की तरफ तो ये पॉजिटिव होना शुरू हो गया, ये भी पॉजिटिव होना शुरू हो गया, ये दूर भागा, ये दूर भागा, और पॉजिटिव, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसके चार्ज को क्या करेगा बेटा, किल कर देगा, इसके चार्ज को मार देगा। तो ओवरऑल धीरे 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 करके बॉडी बैलेंस हो जाएगा कि नहीं, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का फ्लो जहां तक होना है वहां तक हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा डाइवर्ज हो जाएगा। तो समझ में आ गया। अगर निगेटिव लेके आएंगे सर तो आराम से यहाँ नीचे चला जाएगा, अगर पॉजिटिव लेकर के आएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस चार्ज को आपका किल करेगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, और ये क्या होगा बेटा, रिपल्सन शुरू हो जाएगा। सर यहाँ से आपने क्लियर कर दिया कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो, निगेटिवली चार्ज हो, बॉडी में जहाँ गोल्ड लिप्स में हम देखना शुरू कर दिए इस तरीके से डाइवर्जन शुरू हो गया, तो हमको समझ में आ जाएगा कि चार्ज का डिटेक्ट हो गया, मींस बॉडी चार्ज है। अच्छा, मान लेते हैं कि अगर हम थर्ड केस लेकर के चलते हैं, मान लेते हैं बेटा कोई हम इंसुलेटर लेकर के आ गए, इसमें कोई चार्ज ही नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है तो कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, कुछ भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, और ये लिप्स अपने जगह पे कांस्टेंट यूं ही बना रहेगा। इसका मतलब है कोई चार्ज का इधर उधर फ्लो नहीं हुआ, मींस ये बॉडी कैसा है बेटा, ये इंसुलेटर है। बात खत्म। कितना इंची है,
अगर मान लेते हैं फ्लो हो गया तो कंडक्टर हो जाएगा, और कंडक्टर में आइदर पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज। तो समझ में आ गया सर, पॉइंट नंबर 1 भी क्लियर हो गया। डिटेक्ट चार्ज भी आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, बॉडी कंडक्टर है, इंसुलेटर है, ये सारा काम हम लोग आराम से कर सकते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे बेटा अगर थ्योरी देखना है बोर्ड के बच्चे के लिए लिख ही देते हैं हम फिर भी। देखो क्या बताए थे बेटा, जिसको भी हमको चेक करना है उसको क्या करेंगे, बॉडी अंडर टेस्ट, जिसका भी टेस्ट करना है, इधर वो उस पर चार्ज है या चार्ज बॉडी है या अनचार्ज बॉडी है, इज टच्ड विद द मेटल प्लेट, मेटल प्लेट के साथ उसको जाकर के टच करते हैं। लो बेटा आकर के मेटल प्लेट के साथ इसको क्या किया बेटा, टच कर दिए, मेटल प्लेट के साथ टच कर दिए। एक पॉइंट नंबर 1 खत्म। पॉइंट नंबर 2 देखो बेटा, इफ द लिप्स डाइवर्ज, अगर लिप्स डाइवर्ज करता है द बॉडी इज चार्ज, एंड इफ देयर इज नो इफेक्ट ऑन लिप्स देन द बॉडी इज अनचार्ज्ड। क्लियर बात समझ में आ गया। लेकिन अभी तक हम डिटेक्ट कर रहे हैं, अगर डाइवर्जन हो गया मींस बॉडी चार्ज है, अगर डाइवर्जन नहीं हुआ अपने जगह पे ही कांस्टेंट रहा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, आपका अनचार्ज रहेगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मींस अब हम लोग डिटेक्ट कर लिए चार्ज को, कि चार्ज का डिटेक्ट करना आसान है मेरे लिए इलेक्ट्रोस्कोप से। ठीक है बेटा, देखो लिखे इस पॉइंट को भी लिख दिया बेटा, फॉर डिफ्लेक्शन इन बिटवीन लिप्स जस्ट श्योर देयर इज चार्ज बट नॉट श्योर अबाउट नेचर आइदर पॉजिटिवली और निगेटिवली। हम डाइवर्जन से ये पता लगा दिए कि बॉडी चार्ज है, बट ये पता नहीं लगा पाए कि बॉडी पॉजिटिव है और निगेटिव है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं अबाउट नेचर ऑफ द चार्जेज के बारे में, जो पॉइंट नंबर 2 है, अबाउट नेचर ऑफ द चार्जेज के बारे में, अबाउट नेचर ऑफ द चार्जेज के बारे में। अब सुनो, नेचर ऑफ द चार्जेज के बारे में कैसे पता लगेगा बेटा, ध्यान से समझो क्या है, ध्यान से समझोगे क्या है अबाउट द नेचर ऑफ द चार्जेज के बारे में। नेचर ऑफ द चार्ज में क्या होगा बेटा, सबसे पहले बॉडी को ले जाकर के टच करा दो किसी मेटल रॉड से। हम मान लेते हैं कि ये पहले से हमको पता है, ये ध्यान रखना कि हम नेचर तभी कर पाएंगे, 2 स्टेप में ये प्रोसेस होगा, 2 स्टेप में प्रोसेस होगा। प्रोसेस नंबर 1, हमको पहले से पता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और ले जा करके इसको हम टच कर दिए, इसको टच कर दिए, ऑब्वियसली है कि ये होगा, और उसके बाद इस तरीके से लिप जो है आपका डाइवर्ज करके यहाँ पे आ गया, डाइवर्ज करके आपका लिप यहाँ पे आ चुका है। क्यों, ड्यू टू रिपल्सन वगैरह क्लियर हो गया। तो बॉडी को लेकर के आए, नॉन बॉडी को हम पॉजिटिव लेकर के आए, बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से यहाँ पे रिपल्सन हुआ और यहाँ पे डाइवर्जन हुआ, डाइवर्जन से हमको क्लियर हो गया कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से हम पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज कर लिया, और प्रोसेस नंबर 1 खत्म हो गया। कि क्या किए बेटा, हम लोग पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रोस्कोप को हम लोग चार्ज कर लिए। अब इस बॉडी को हटा दो, अब इस बॉडी को हटा दो, ठीक है सर, हटा दिए इस बॉडी को। अब लेकिन ध्यान रहे कि बॉडी पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्कोप इसको कैसा हो चुका है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है, पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। अब हमको जिस बॉडी का नेचर जानना है, हमको जिस बॉडी का नेचर जानना है उस बॉडी को लेकर के आ रहे हैं। समझोगे बेटा, ये पूरा का पूरा कैसा हो चुका है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। 2 स्टेप प्रोसेस में कर रहे हैं बेटा। पहले से ये वाला डाइवर्जन है, ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है इलेक्ट्रोस्कोप। अब एक बॉडी को टेस्ट करना है बेटा, जिस बॉडी को टेस्ट करना है, अभी हमको नहीं पता वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है निगेटिवली चार्ज बॉडी है, हम लोग इसको लेकर के यहाँ पे आ रहे हैं बेटा। हम लोग जिस बॉडी को अब करना है टेस्ट, उसको फिर से लेकर के आ रहे हैं मेटल डिस्क के पास। ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा, फिर से बोल रहे हैं, पहले से इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज है, अब हमको चेक करना है कि ये रॉड पॉजिटिव है या निगेटिव है। उस रॉड को लेकर के आ रहे हैं, उस रॉड के लेकर के आ रहे हैं बेटा। अब जब इस रॉड को लेकर के आ रहे हैं हम, तब क्या देख रहे हैं कि फिर से इस लिप्स में और सर ज्यादा ये हो गया, और ज्यादा रिपल्सन हो गया, डाइवर्जन ज्यादा हो गया, और डाइवर्जन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये बॉडी को हम जो जिसके नेचर के बारे में हमको नहीं पता था उसको लेकर के आ रहे हैं, और अगर वो पॉजिटिवली चार्ज होता, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज होता या पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये जो लिप्स है, ये लिप्स के बीच में फर्दर और ज्यादा डाइवर्जन शुरू हो जाएगा, और डाइवर्जन शुरू हो जाएगा। तो हमको जहां डाइवर्जन और ज्यादा हो गया और लिप्स जो है यहां के बजाय यहां चला गया, मीन्स हम बोल देंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी था। और अगर मान लेते हैं कोई बॉडी लेकर के आए, मान लेते हैं अपने मन से हमको पता है इबोनाइट का रॉड लेकर के आए, और इबोनाइट का रॉड आपको पता है कैसा होता है बेटा, निगेटिव होता है, लेकिन अभी हमको पता नहीं है। तो बॉडी लेकर के आए, और अब लिप्स क्या देख रहे हैं बेटा, सेकंड वाले में अब लिप्स क्या देख रहे हैं कि लिप्स इस तरीके से आ गया है, मतलब अब ये डाइवर्जन है। इट मीन्स पहले से पॉजिटिव है और निगेटिव आकर के ड्यू टू अट्रैक्शन क्या हो गया बेटा, लिप्स और सिकुड़ गया इस तरीके से। और अगर डाइवर्जन अगर मेरा कम हो गया, मीन्स बता सकते हैं कि ये जो रॉड लेकर के आए हैं ये कैसा है बेटा, आपका निगेटिवली है।
तो क्लियर हो गया कि सर डिटेक्ट करना तो बहुत आसान था, डिटेक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही प्रोसेस काफ़ी था, ला करके टच कर दीजिए, देख लीजिए अगर ये रिपल्सन अगर दोनों के बीच में डाइवर्जन इस तरीके से हो रहा मीन्स क्या है कि बॉडी चार्ज है। लेकिन अब हमको नेचर में क्या पॉजिटिव और निगेटिव, तो इलेक्ट्रोस्कोप को पहले से चार्ज करके रख दो और उसके बाद बॉडी लेकर के आओ और उसके बाद भी देख रहे हैं कि फर्दर डाइवर्जन होते जा रहा। मीन्स अगर पहले से पॉजिटिव करके रखे थे और अब फिर से डाइवर्जन और ज्यादा होते जा रहा मीन्स सर फिर से आप पॉजिटिव चार्ज लेकर के आए हैं। और अगर डाइवर्जन कम होता गया, अगर डाइवर्जन कम होता गया मींस आप कैसा बॉडी लेकर के आए हैं, निगेटिवली लेकर के आए हैं। और इसके वाइस वर्सा तो आप समझ ही सकते थे कि मान लेते इलेक्ट्रोस्कोप को पहले से ही हम क्या कर दिए बेटा, निगेटिवली चार्ज कर दिए। निगेटिवली चार्ज करने के बाद ये इस तरीके से लिप्स है, और अगर मान लेते एक बॉडी लेकर के आ रहे हैं और उस पर बाई डिफॉल्ट हो सकता है निगेटिवली चार्ज बॉडी था, निगेटिव चार्ज था उसके ऊपर, लेकिन हमको जानना था अगर निगेटिव हुआ तो ऑब्वियसली है और डाइवर्जन शुरू हो जाएगा कि नहीं, और अगर पॉजिटिव है तो डाइवर्जन कम होना शुरू हो जाएगा कि नहीं। इससे हम लोग क्या कर लिए बेटा, नेचर के बारे में भी पता लगा लिए। अब बोर्ड के बच्चे के लिए अबाउट नेचर का कुछ हम लाइन लिख दिए हैं बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिए। टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप इज चार्ज बाई अ नोन बॉडी। हम बोले थे ना दो स्टेप प्रोसेस है, सबसे पहले बॉडी को हम लोग क्या कर लिए, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बना लिए किसी नोन बॉडी के साथ। टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप इज चार्ज बाई ए नोन बॉडी। अभी हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि हम लोग पॉजिटिव चार्ज कर लिए हैं। नेक्स्ट द बॉडी, फिर सेकंड प्रोसेस, नेक्स्ट द बॉडी अंडर टेस्ट, जिसको टेस्ट करना है, इज ब्राउट इन कॉन्टेक्ट विद द मेटल डिस्क। यही मेटल डिस्क के पास देखो बेटा लेकर के आ रहे हैं, यही मेटल डिस्क के पास लेकर के आ रहे हैं, मेटल डिस्क के पास लेकर के आ रहे हैं। इफ द लिप्स डाइवर्ज फर्दर, ये लेकर के आ रहे हैं और इसके बाद भी लिप्स जो है इस पोजीशन में होने के बाद अब पोजीशन में इस तरीका से जा रहा और डाइवर्जन शुरू हो गया। तो इन कॉन्टेक्ट विद मेटल डिस्क इफ द लिप्स डाइवर्ज फर्दर द बॉडी हैज सेम चार्ज, मिस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी किए थे और डाइवर्जन और हो रहा, मिस ये कौन सा चार्ज होगा बेटा, पॉजिटिव। और अगर मान लेते हैं देखो इफ द लिप्स come closer to each other means come closer to each other the body has a positively charge, और इसको क्या बोलेंगे बेटा, निगेटिव। मतलब निगेटिव होगा तो क्या होगा, और ये पास में आ जाएगा, पॉजिटिव होगा तो दोनों दूर चला जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट। डिटेक्ट चार्ज, नेचर ऑफ द चार्ज, कंडक्टर, इंसुलेटर, यही था बेटा अबाउट द डिटेक्शन ऑफ चार्ज। शुरू करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। तो कुलम्स लॉ स्टार्ट करने से पहले जस्ट नेक्स्ट टॉपिक कुलम्स ही लॉ था, उससे पहले जस्ट आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है बेटा, ये वन ऑफ द बेसिक फोर्स में से है। आप चैप्टर नंबर 1 पढ़े होंगे तो वहाँ बेसिक फोर्स के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया जाता था। न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, ये सारा कुछ में से तो एक बेसिक फोर्स में से ये भी एक फोर्स आता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि बहुत आगे काम आपको करेगा कि इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इसका नेचर जो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर। बेसिकली एक ही जो वर्ड है ये कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव अपने साथ कम से कम 4 या 5 पॉइंट हमेशा कैरी करता है। चाहे आप वर्क डन, वर्क एनर्जी पावर क्लास 11th का ले लो, चाहे ग्रेविटेशन चैप्टर ले लो, सरफेस टेंशन वाला टॉपिक ले लो, फ्रिक्शन का टॉपिक ले लो, हर जगह कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव इन नेचर और नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। जहाँ कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स हो गया तो समझ जाओ कि राउंड ट्रिप में इसका टोटल वर्क डन क्या होगा बेटा, राउंड ट्रिप में टोटल वर्क डन क्या होता है, 0। कंजर्वेटिव के लिए ये चीज़ें वैलिड होती है। सपोज एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। आप लोग इतना कुछ तो जानते होगा बेटा कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो देखो बेटा ये इसको रिपेल किया फोर्स F से, या ये चीज़ घूम करके देखो यहाँ पे आ गया फोर्स F से। तो जो फोर्स लग रहा और DS दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री। इधर अगर Q2 आ गया तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे DS हो चुका है और इधर फोर्स। तो F और DS के बीच में हमेशा देखिएगा तो एंगल कितना बन रहा है बेटा, 90 डिग्री। और वर्क डन क्या होता है, F डॉट DS, F DS कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है बेटा, 0। तो सर कंजर्वेटिव जहाँ वर्ड आ गया उसके राउंड ट्रिप का वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट टॉपिक, पहला तो ये खत्म हो गया कंजर्वेटिव के कारण। सेकंड, अगर 2 पॉइंट ले लिया जाए बेटा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, तो या तो आप A और B में इस रास्ता से पहुंचो, घूम करके पहुंचो, पूरी तरीके से घूम करके पहुंचो, नीचे से पहुंचो, हर जगह वर्क डन आपका क्या होगा बेटा, सेम होगा। क्योंकि जहां भी कंजर्वेटिव इन नेचर आ जाता है वो इंडिपेंडेंट वर्क, वहां का वर्क डन क्या होता है बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाता है। वो पाथ से क्या हो जाता है बेटा, इंडिपेंडेंट हो जाता है।
वन ऑफ द बेसिक फोर्स में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इट इज कंजर्वेटिव नेचर। जहाँ कंजर्वेटिव आ गया बेटा समझ जाओ कि वहाँ का राउंड ट्रिप का वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वर्क डन क्या हो जाता है बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाता है। और इससे भी जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी कंजर्वेटिव नेचर आता है वहाँ पे बेटा आपका पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड हो जाता है। इसी कारण हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 जस्ट लाइक ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो मिस कंजर्वेटिव आया तो पोटेंशियल एनर्जी अपने साथ आएगा ही आएगा, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी वही डिफाइंड है जहाँ पे कंजर्वेटिव इन नेचर हो जाएगा। तो देखो बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ कंजर्वेटिव नेचर आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड हो जाता है। 11th क्लास में आप पढ़े होंगे कि ग्रेविटेशन भी क्या होता है बेटा, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी लाइक इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह क्या होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर। तो वहाँ क्या डिफाइन हो जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव इन नेचर का होगा, तो यहाँ क्या डिफाइन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा इसी तरीक़ा से स्प्रिंग वर्क एनर्जी पावर में पढ़े होंगे, स्प्रिंग, वहाँ स्प्रिंग का जो नेचर होता है वहाँ पे जो फोर्स लगता है वो भी कंजर्वेटिव नेचर में हो जाता है, इसलिए स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। अच्छा सरफेस टेंशन का जब टॉपिक पढ़ोगे तो सबसे पहले तो हम लोग डील करते हैं कि सरफेस टेंशन फोर्स क्या है, और उसके बाद तुरंत नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं सरफेस टेंशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स सरफेस टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सारा किस टाइप का नेचर है बेटा, कंजर्वेटिव नेचर है। और जहाँ भी कंजर्वेटिव नेचर होगा वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगा। जस्ट लाइक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है बेटा, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होगा, वो पाथ पे डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता। फ्रिक्शन, विस्कस, ये सब पाथ डिपेंडेंट होता है, इसलिए आप कभी भी फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ोगे, विस्कस पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ोगे। जहाँ जहाँ नॉन कंजर्वेटिव आता है वहाँ वहाँ हम लोग हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो समझ में आ गया बेटा, बेसिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। सर ये तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स, ये सभी पढ़ना था बेटा चैप्टर नंबर 1 में ही फिजिक्स वर्ल्ड में। तो यहाँ पे भी डील करते हैं बेटा क्या, लॉन्ग रेंज फोर्स, वहाँ पे शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। तो ये बस इतना याद रखो कि लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। अगर न्यूक्लियस डायमेंशन के हिसाब से देखना है तो ये 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻+18 मीटर। और अगर एक दो तरह का अप्रोच होता है, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻∞। बस एक याद रखने के लिए चीज़ है। 4-5 नेचर, बेसिक हो गया, कंजर्वेटिव हो गया, अट्रैक्टिव रिपल्सिव हो गया, आफ्टर दैट लॉन्ग रेंज फोर्स हो गया। अब आगे देखिए, दो चार्ज है Q1 Q2, ऑब्वियसली है, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, दोनों एक दूसरे को धक्का मार के बाहर निकालेगा, फोर्स FF। अगर एक पॉजिटिव हुआ एक निगेटिव हुआ, दोनों एक दूसरे की तरफ खींचा चला आएगा। यही होता है बेटा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव खींचा चला आ जाएगा, रिपल्सिव दूर भागेगा। तो हमेशा देखोगे ना बेटा, तो ये सेंटर और ये सेंटर, ये दोनों जो फोर्स होता है ये सेंटर को ज्वाइन करने वाला फोर्स होता है, सेंटर ज्वाइनिंग फोर्स होता है। इसीलिए इसका नाम एक और क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स भी ध्यान रखे, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। सेंट्रल फोर्स जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट आएगा, मान के चलो सेंट्रल फोर्स है तो वो भी कंजर्वेटिव इन नेचर का आ जाता है बेटा, सेंट्रल फोर्स। तो देखो बेटा, ये अट्रैक्टिव, ये रिपल्सिव। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी एक्सर्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्ज। हालांकि इस लाइनिंग को हम कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में हम आपको प्रूफ कर देंगे कि ये जो फोर्स लगता है अलोंग द सेंटर लगता है। मीन्स दो अगर चार्ज बॉडी है, दो चार्ज बॉडी है, तो इसका सेंटर दोनों को मिलाया, इधर फोर्स F इधर फोर्स F। अगर रिपल्सिव रहा तो, और अगर अट्रैक्टिव रहा तो सर, अट्रैक्टिव रहा तो इसे खींचा चलाएगा। लेकिन अलोंग द क्या होता है बेटा, सेंटर, अलोंग द सेंटर होता है, इसीलिए इसका नाम भी है 10 टू द सेंट्रल फोर्स। क्लियर बात हो गया, ये भी टॉपिक सर क्लियर हो गया। एक टॉपिक और ध्यान देते बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
10⁻39, 10⁻41, 10⁻43 टाइम्स ज़्यादा होता है ग्रेविटेशन फोर्स में। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में ग्रेविटेशन फोर्स की तो कोई औकात ही नहीं है। सोचो कितना मैक्सिमम, चूँकि अभी इस टॉपिक को भी प्रूफ कराएंगे हम। जब इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, दो चार्ज पार्टिकल, एक बार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेंगे, एक बार प्रोटॉन लेंगे, तब देखेंगे कि 10⁻39, 41, 43, 44 इस रेंज का हाइयर होता है ग्रेविटेशन फोर्स से। तो ये सारा का सारा कंक्लूजन था बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। अब हम जस्ट डिस्कस करते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम से कम 5, 6, 7 लेक्चर तक हम कूलम्ब्स लॉ में ही रहेंगे। डिफरेंट टाइप के फोर्स निकालेंगे, एसएचएम के साथ कंबाइन करके, कभी सर्कुलर मोशन के साथ कंबाइन करके, फ्रिक्शन के साथ कंबाइन करके, फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ कंबाइन करके, एसएचएम के साथ कंबाइन करके, हर तरह से हम फोर्स निकालेंगे कि दो चार्ज के बीच में क्या फोर्स होता है। कूलम्ब फोर्स बहुत बेसिक फोर्स है, सभी को पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड किसके लिए होता है बेटा? दिस इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। बट हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए भी अप्लाई करेंगे आगे चल करके। और अगर मेरा व्यू पॉइंट काफ़ी दूर है तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज भी हमको पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा और उसको हम लोग ट्रीट करेंगे। तो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, बट इसको हम लोग बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, सुपरपोजिशन लगाने के बाद हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए भी यूज करेंगे। तो चलो बेटा वेरी बेसिक, एक की प्लस Q1 चार्ज, दूसरा है प्लस Q2 चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस है यार, तो दोनों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, रिपल्सिव फोर्स होगा। रिपल्सिव फोर्स हमेशा ध्यान रखना बेटा किधर? दूर के तरफ भागेगा, दोनों के तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम रिपल्सिव फोर्स। तो कूलम्ब्स लॉ ने दिया था कि अच्छा फोर्स है तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अभी कम से कम इस लेक्चर में होपफुली हमको लगता है सिर्फ और सिर्फ अभी हम मैग्नीट्यूड पे ही रहेंगे। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे हम कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तब हम पूरी तरीके से डील करेंगे डायरेक्शन को। अभी सिर्फ और सिर्फ हम जो भी बातें करेंगे फोर्स रिलेटेड वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड को हम लोग डील करेंगे। यह बोला जा सकता है कूलम्ब्स लॉ का जो फोर्स है अभी हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को डील कर रहे हैं, और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में वहाँ पे मैग्नीट्यूड तो आ ही चुका है, डायरेक्शन भी आ जाएगा। तो चलिए कूलम्ब्स लॉ ने क्या बताया था बेटा? दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। ध्यान रहे, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। ये सिंगल चार्ज नहीं है बेटा, ये नहीं कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2 फिर कंबाइंड करेंगे, ऐसा नहीं है। ये प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए इसका प्रोडक्ट रूल भी कई बार बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर, और इसी का नाम क्या है बेटा? इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो दोनों को कंबाइंड करेंगे, जब दोनों को कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। एक हो गया, यही इसी को नाम है बेटा इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्लियर हो गया? अब जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हम इसको दो पार्ट में डील कर रहे हैं। एक पार्ट में डील करेंगे एयर के लिए और दूसरे पार्ट में डील करेंगे अदर देन एयर के लिए, मीन्स मीडियम के लिए। तो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, पहले एयर के लिए डील कर लो बेटा। अब आपको नॉर्मल तरीके से पता है कभी भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, एफ इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए इसको के Q1, Q2 बाई R स्क्वायर। लेकिन बेसिकली क्या आता है बेटा? एफ जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है 1/4 पाई तो पता है, और इसको बोलते हैं बेटा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इसका नाम है बेटा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर। एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर। इसी जो कांस्टेंट है ना बेटा, ये भी देखोगे तो कांस्टेंट ही आएगा। क्यों? क्योंकि 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, और एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट आप लोग देख सकते हो। एप्सिलॉन को यहाँ पे कर दो, फोर्स को यहाँ पे कर दो, क्यू स्क्वायर मिस कूलम्ब का होल स्क्वायर, यहाँ पे न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर। तो सर कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही है सर आपका एयर के लिए। एयर के लिए क्या हो गया बेटा? एफ एयर इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और अगर K के पार्ट में भी आप लोग डील कर सकते हैं, अभी जस्ट हम आगे आपको बता देंगे। इस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। मीन्स एयर के लिए आप आराम से लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अभी आगे सब डील कर देंगे। K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कहाँ से आया। अच्छा, इस K को क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट। एक तो नाम आपको क्लियर हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अच्छा, इसका एक और नाम है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, एक और नाम है कूलम्स कांस्टेंट, और कुछ लोग कुछ बुक में, हालांकि ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, कुछ लोग इसको बोलते हैं कप्पा कांस्टेंट भी। तो इसी K का नाम है 4 तरह का कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट एंड कप्पा कांस्टेंट। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अच्छा, Q1 Q2 अगर ग्रेटर देन 0 होगा, इफ Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 मीन्स ऑब्वियसली है कि अगर दोनों पॉजिटिव होगा तभी ग्रेटर देन 0 होगा, या दोनों निगेटिव होगा तभी ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये कैसा नेचर हो जाएगा बेटा, रिपल्सिव नेचर होगा। और अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा तो प्रोडक्ट कैसा होगा बेटा, अट्रैक्टिव होगा। अच्छा, एक्सप्रेशन से साफ क्लियर है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई, यहाँ पे आर स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ आप देख सकते हैं F और R के ग्राफ में ये ग्राफ आ जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर के फॉर्म में। लेकिन ध्यान रहे, अब इस फिनिश कर रहे हैं एयर के टॉपिक पे। Q1 चार्ज था, Q2 चार्ज था, दोनों के बीच में R डिस्टेंस था, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, बीच में बेटा एयर है, बीच में एयर है। चलिए, एयर का पार्ट को क्लियर कर लिए। अब क्या करें बेटा, सेम वही बात, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, अब K नहीं आ रहा, इसीलिए बोले थे K को हमेशा याद मत रखो। अब क्या कांस्टेंट आ रहा, जैसे वहां पे कांस्टेंट आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे सिर्फ आएगा एप्सिलॉन आएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये K वाला को भूल जाओ बेटा। क्या कांस्टेंट था यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन क्या है सर, जैसे यहाँ पे बेटा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर था, यहाँ पे नॉट तो नहीं लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, परमिटिविटी ऑफ एयर के जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, मीडियम। कोई सा भी मीडियम आपका वाटर भी आता है, एयर भी आता है, केरोसिन भी आएगा, NaCl आएगा, माइका आएगा, कुछ भी आ सकता है, ईथर आएगा। तो इस तरीके से एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं बेटा, इसका नाम है सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन। नॉट नहीं लगाना है, नॉट किसके लिए आता है, एयर के लिए। तो क्या नाम हो गया बेटा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये क्या होता है बेटा, ये एक मीडियम का प्रॉपर्टी होता है, मीडियम प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, मीडियम। अब जैसे कि एयर का वैल्यू क्या था बेटा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, उसी तरीके से वाटर में देखिएगा तो 7.16 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से NaCl देखिएगा तो समथिंग इंटू 10 टू द पावर -12, माइका में देखिएगा समथिंग इंटू 10 टू द पावर -11। तो इतना ज़्यादा डेटा याद नहीं किया जाता है। इसको रिड्यूस करने के बस आप एक ध्यान में रखिए कि एयर के लिए कितना होता है बेटा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। अब हम लोग एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव वर्ड ही आता है, याद है आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े थे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इसी तरीके से रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है बेटा, डेंसिटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एयर। और अच्छा, इसको डिनोट किया जाता है रिलेटिव परमिबिलिटी को ER से डिनोट करते हैं बेटा, या K से डिनोट करते हैं। ये K के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, जिसको हम लोग स्टार्टिंग में डाइलेक्ट्रिक बोलते थे। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ये K और ये वाला K अलग है बेटा। इसी तरीके से बुक में है, इसलिए आपको हम बस समझाने के लिए कर रहे हैं। इसको ER को भी K बोला जाता है, लेकिन ये K अलग है और ये कांस्टेंट है। ये तो कांस्टेंट K का वैल्यू कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये K कौन सा बेटा, डायलेक्ट्रिक वाला। तो क्या बताया जस्ट बेटा अभी सर हम आपको बताया कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर। जस्ट लाइक आप बता सकते हो कि परमिटिविटी ऑफ वाटर कितना होगा सर, परमिटिविटी ऑफ वाटर कितना होगा, परमिटिविटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर। बेटा बताओ तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ NaCl कितना होगा सर, NaCl मीडियम का ले लीजिए परमिटिविटी डिवाइडेड बाय एयर का ले लीजिए।
कोई दिक्कत है? फिर हम पूछेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ माइका कितना होगा। सर परमिटिविटी ऑफ माइका लीजिए डिवाइडेड बाय एयर का परमिटिविटी लीजिए। समझ में आ गया? मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय एयर का। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर का कितना होगा, तो सर परमिटिविटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर। अच्छा सर, ये कट के तो कितना हो गया 1। ये डेटा हमेशा ध्यान में रखोगे बेटा कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर कितना होता है 1। कैसा है, समझ में आ गया? रिपीट कर रहे हैं आप फिर से। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एयर। अच्छा, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर निकालना है तो सर वाटर का परमिटिविटी ले लीजिए डिवाइडेड बाय एयर। NaCl का रिलेटिव लेना है तो NaCl का परमिटिविटी डिवाइडेड बाय एयर। रिलेटिव परमिटिविटी माइका का निकालना है, माइका का डिवाइडेड बाय एयर। रिलेटिव परमिटिविटी एयर का निकालना है, परमिटिविटी ऑफ एयर। अच्छा, एयर तो नीचे में था ही, तो इसका कितना आ गया बेटा 1। ये डेटा भी हम लोग यूज करेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ 1 कितना हो गया। मीन्स अब हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वाटर का परमिटिविटी कितना है बेटा 80 to 81, 80 या 81 इस तरीका से है। माइका का कितना है 3 से 6, रबड़ का कितना है 7, सॉल्ट का कितना है 3 से 5। अब आपको इसका मीनिंग समझ में आ रहा बेटा? अगर आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया, कहीं रिलेटिव परमिटिविटी अगर 10 दिया है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि इसका जो परमिटिविटी है 10 टाइम्स ज्यादा है एयर से। कोई दिक्कत है बेटा? सोच के देखो ना, रिलेटिव परमिटिविटी अगर किसी कहीं पे आ गया आपका, मान लेते हैं कि 40 अगर आ गया, इट मीन्स दैट, अब देखो रिलेटिव परमिटिविटी बट मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, मीन्स उस मीडियम का रिलेटिव इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 40 इंटू एप्सिलॉन नॉट। मीन्स समझ में आ गया सर? अगर सिस्टम का रिलेटिव परमिटिविटी 40 है, इट मीन्स दैट वो 40 टाइम्स एयर से ज्यादा परमिटिविटी रखता है। परमिटिविटी फोर्स के साथ भी रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी रिलेटेड है, पोटेंशियल के साथ भी रिलेटेड है और कैपेसिटेंस के साथ भी रिलेटेड है। इस कारण से हम आपको इतना ज़्यादा डिटेल में बताएं। क्लियर बात हो गया? अब बताइए कि अगर एक चार्ज Q1 में है और दूसरा, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है और दोनों एयर में है और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है। ठीक है सर, क्लियर कर दिए। और अगर मान लेते हैं एयर के जगह पे अगर यहाँ पे वाटर आ गया, अगर वाटर आ गया, तब सोच के बताइए क्या यही सेम फोर्स होगा? नो सर। अच्छा, नो सर, तो कम होगा या ज़्यादा होगा? साफ समझ में आ रहा है कि सर एयर में आराम से 2 चार्ज इंटरेक्ट कर सकते थे, बट वाटर में, NaCl में, माइका में, रबड़ में, सॉल्ट में, इसमें इंटरेक्ट करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब बीच में क्या आ गया है बेटा? मीडियम आ गया है। जस्ट लाइक, तो मीडियम जैसे आता है 2 चार्ज के बीच में, जो पहले एयर में आराम से इंटरेक्ट कर रहा था एक दूसरे के साथ, अब इंटरेक्शन इसका डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो पोलराइज्ड होना शुरू हो जाते हैं। और पोलराइज का मीनिंग आपको जस्ट बताए थे प्रीवियस क्लास में, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, एक डायरेक्शन में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करके अरेंज हो जाते हैं। एक NaCl का एग्जांपल लिए बेटा, एक चार्ज ये देखो Q1, दूसरा चार्ज Q2, NaCl में लेके देखो तो बेटा सारा का सारा पोलराइजेशन स्टार्ट हो गया कि नहीं? अब जब पोलराइजेशन हो गया, क्या वही फोर्स रह पाएगा? नहीं सर, अब फोर्स में कुछ डिक्रीमेंट हो जाएगा। कितना डिक्रीमेंट होगा वो तो भी हम लोग जस्ट देखेंगे, लेकिन फोर्स में डिक्रीमेंट स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मीडियम क्या हो गया बेटा? पोलराइज्ड हो गया है। और मीडियम पोलराइज्ड हो गया है तो वो इंटरेक्शन, वो मजा नहीं आएगा जो एयर में वो इंटरेक्ट कर रहा था। तो अभी आपको जस्ट बताए थे कि अगर कोई मीडियम में आ जाए तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अदर देन मीडियम में क्या हो जाएगा बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन, बस एप्सिलॉन नॉट नहीं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब बताओ बेटा एप्सिलॉन को क्या लिखा जा सकता है? देखो यहाँ से देखो एप्सिलॉन को क्या लिखा जा सकता है? रिलेटिव परमिटिविटी और इंटू एयर, मीन्स इसको लिखा जा सकता है रिलेटिव इंटू एयर को क्या लगा देंगे बेटा? नॉट। सिंपल सा देखो, इसके जगह पे एप्सिलॉन नॉट लगा दो और ईयर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ये चीज आपको दिखा सा लग रहा है कि नहीं? अरे सर ये तो वही था जो फोर्स ऑफ एयर में क्या होता है? Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, मीन्स F
ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा बेटा, एफ ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी को ही क्या बोलते हैं, के। मीन्स अगर, अब साफ बात समझ में आ गया सर, अगर रिलेटिव परमिटिविटी अगर वाटर का 81 हो गया, अगर रिलेटिव परमिटिविटी अगर वाटर का 81 होगा, मिस यहाँ पे 81 रख देंगे कि नहीं, मिस 81 रख देंगे, मिस एयर के कंपैरिजन में 81 टाइम्स घट गया कि नहीं फोर्स इन अ मीडियम। मीन्स अगर NaCl में लगा देंगे, अगर NaCl का जो रिलेटिव परमिटिविटी होगा, रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स फोर्स डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं, जस्ट लाइक वाटर में 81 टाइम्स फोर्स डिक्रीज हो जाता है। अच्छा 81 का मीनिंग देखो एक लिखे भी है, डाइलेक्ट्रिक या रिलेटिव परमिटिविटी वाटर का 81, इसका मीन्स होता है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81 मोर देन 81 टाइम्स मोर देन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर। समझ में आ गया सर, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर 81 किसके लिए निकाले बेटा, वाटर के लिए निकाले। इट मीन्स दैट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81 टाइम्स मोर देन द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर। और इसको एक अलग सेंस क्या है, अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम या रिलेटिव परमिटिविटी, इसका मीन्स एक ये भी हो सकता है सर कि अगर फोर्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो 81 टाइम्स फोर्स रिड्यूस हो गया कि नहीं। मीन्स देखो लिखे भी है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन वाटर is 81 times lesser than force between same charges in air। या तो बोले रिलेटिव परमिटिविटी 81 टाइम्स वाटर का बढ़ गया कंपैरिजन टू एयर, और अगर एक और बोलने का क्या सेंस है कि फोर्स 81 टाइम्स रिड्यूस हो गया कंपैरिजन टू एयर। सर एकदम अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी, क्या इसका फार्मूला होता है, सब कुछ क्लियर हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, अब रिपीट नहीं करेंगे इस चीज़ को। अब हम लोग आते हैं दूसरे जोन में। अगर इसका डायमेंशन की बात किया जाए, अगर डायमेंशन की बात किया जाए बेटा, जस्ट लाइक यहाँ पे डायमेंशन हम किए भी हैं, देखिए F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया बेटा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q1 और Q2 क्या होगा, कूलम और कूलम स्क्वायर। F का क्या होता है बेटा, न्यूटन, और आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। मीन्स एप्सिलॉन का यूनिट क्या हो गया, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अरे बहुत आसानी से देखा जा सकता है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन का यूनिट देखना है, लीजिए सर एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पहुँचा दो और फोर्स को यहाँ पहुँचा दो, बात खत्म। देखो ना, कूलम स्क्वायर, F न्यूटन मीटर स्क्वायर, बात खत्म। तो क्या हो गया बेटा, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन अगर देखना है, कूलम का क्या होता है बेटा, AT भी कई लोग लिखते हैं, AT, और कई लोग IT भी लिखते हैं, दोनों चलता है। एम्पियर को ही A भी I भी दोनों चलता है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर में क्या हो जाएगा, A स्क्वायर T स्क्वायर, न्यूटन का तो आपको पता है MLT-2, मीटर स्क्वायर का क्या होगा बेटा, L स्क्वायर। देखो ना, A स्क्वायर T स्क्वायर MLT-2 इंटू L स्क्वायर, M का पावर -1, L 1 और 2 3, ऊपर जाके -3, 2 ऊपर T का था -2 था, T टू द पावर 4, और A का पावर क्या हो गया 2। ये हो गया डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का यूनिट और डायमेंशन। अच्छा एप्सिलॉन का क्या होगा बेटा, ये परमिटिविटी ऑफ एयर है और ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। सर सेम होगा, इसमें क्या दिक्कत है, सब कुछ सेम होगा। M-1 L-3 T का पावर 4 A का पावर 2, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रिलेटिव परमिटिविटी का क्या होगा, ये डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मीडियम डिवाइडेड बाय ये, मीडियम का क्या था बेटा, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो तो कट के क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं। मीन्स ये यूनिट लेस होगा कि नहीं, ये यूनिट लेस भी होगा और डायमेंशन लेस भी होगा। मीन्स इसका कोई यूनिट नहीं है, इसीलिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 80, 81, 36, 7, 35। मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो गया बेटा, यूनिट लेस भी हो गया, डायमेंशन लेस भी हो गया। इसका भी यूनिट क्लियर, इसका भी यूनिट क्लियर हो गया। चलिए सर कोई रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है टॉपिक क्या बेटा, F इज इक्वल टू, ये भी बताया था सर, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। K का यूनिट क्या होगा बेटा, K का यूनिट क्या होगा, K मतलब F R स्क्वायर इंटू Q1 Q2।
मतलब के का मतलब क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही बात है, एक ही बात है, एफ आर स्क्वायर Q1 Q2। कई बार क्या करता है ना, के का यूनिट पूछ देता है, कभी एप्सिलॉन का पूछ देता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो तो ये तो यूनिट लेस डायमेंशन लेस ही हो गया। 1/एप्सिलॉन नॉट के लिए क्या करेंगे, जो था नीचे में अब जो ऊपर में था वो कहाँ चला गया, नीचे में, तो देखो तो क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर। और देखो एप्सिलॉन नॉट का क्या था बेटा, देखो कूलम स्क्वायर, देखो जस्ट रिवर्स कर दो, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन करना है, डायमेंशन करना है, क्या हो जाएगा बेटा MLT-2, ये क्या हो जाएगा L स्क्वायर, कूलम का क्या हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर। मतलब जो इसका था उसका रिवर्स कर दो, कितना होगा देखो ना, यहाँ से भी m का पावर 1, L का पावर 3, T का पावर -2 और ऊपर जाके -2, T का पावर -4 और A का पावर क्या हो गया -2। बात खत्म। यूनिट डायमेंशन किसका किसका कर लिए, एप्सिलॉन नॉट का भी कर लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिसको हम लोग के बोलते हैं उसका भी कर लिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यूनिट डायमेंशन भी खत्म कर दिए। अब कुछ वैल्यू की तरफ जाते हैं, शिट, अब कुछ वैल्यू की तरफ हम लोग जाते हैं। वैल्यू क्या था बेटा, हम लोग के का वैल्यू के बारे में एक बार डिस्कस किए थे, 9 × 10⁹ कैसे डिस्कस किए थे बेटा, के बराबर क्या होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 का तो 4 रहा, पाई का क्या हो गया बेटा 3.14, एप्सिलॉन नॉट का क्या रहा 8.84 × 10⁻12। अब बताओ जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 9 × 10⁹। सॉल्व क्या देखो हम करके दिखाते हैं, देखना बेटा 8 चौके 32, 8 × 4 32, लेकिन ये एकदम 9 के अप्रॉक्स है। तो ये हो जाएगा आपका 8 × 4 32, 32 × 3 96, मतलब कहीं ना कहीं ये 106 108 के तरफ जाएगा। और 10⁻12 ऊपर जाकर 10⁻12 और यहाँ पे 100 से प्लस जा रहा, 100 से प्लस जा रहा, मतलब 110 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे कम से कम 9 × 10⁻³ के रेंज में आ जाएगा। तो जब करेंगे 9.1 के आसपास कुछ आता है तो 9 × 10⁻9 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, तो आराम से कैलकुलेशन किया जा सकता है, ज़रूरत भी नहीं, बस आपको एक बार ध्यान में रखना है। ये 4 × 3.14 × एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आ जाएगा 9। तो फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करेंगे बेटा k = 9 × 10⁻9, यूनिट अभी जस्ट बताए थे न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर। तो k का वैल्यू समझ में आ गया। और अगर CGS में इसका वैल्यू क्या होगा सर, CGS में क्या होगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर। क्या होगा CGS में, अच्छा न्यूटन SI में होता है, CGS में क्या होता है बेटा डाइन, कन्वर्जन क्या होता है 10⁵, मीटर स्क्वायर का क्या होता है सेंटीमीटर, कन्वर्जन क्या होता है 10⁻², वो स्क्वायर करेंगे तो 10⁻4 आ जाएगा। और याद है कूलम का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हम आपको बताए थे स्टैट कूलम कितना होता है 3 × 10⁻9, इसका स्क्वायर कर देंगे तो बताओ तो डाइन सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टैट कूलम, तो पूरा का पूरा CGS में आ जाएगा कि नहीं। देखो बेटा 9 × 10⁻9 फॉर न्यूटन से डाइन करने के लिए 10⁵, 10⁻2 तो एक बार में है, यहाँ पे स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 10⁵। कूलम से स्टैट कूलम के लिए क्या होता है 3 × 10⁻9, इसका स्क्वायर कर दो बेटा। जब इसका स्क्वायर करेगा तो 3 × 10⁻9 का होल स्क्वायर। अब देख बेटा 10⁻9 का होल स्क्वायर, एक 10⁻9 कट गया और 4 और 5 ये भी कट गया, बस ये बात खत्म। अब 3 का स्क्वायर 9 कट गया, मीन्स का आंसर क्या आ गया 1। मीन्स इसका SI में k का वैल्यू आता है 9 × 10⁻9 और CGS में क्या आता है बेटा, CGS में आपका आ जाता है ओनली 1। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से आपका क्लियर हो गया। यूनिट डायमेंशन k का वैल्यू क्या होता है, k वगैरह का सारा वैल्यू आपका क्लियर हो गया। वहाँ पे एक वर्ड लाइन था जो मिट गया, ये क्या था बेटा, अगर कोई पूछेगा कि क्या होता है डायलेक्ट्रिक या रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, तो बोलना सर इनवर्स डिग्री ऑफ परमिशन, इनवर्स डिग्री ऑफ परमिशन टू इंटरैक्ट द चार्ज। मतलब चार्ज को इंटरैक्ट करने का इनवर्स डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, समझ में आ रहा। अगर उसका वैल्यू मान लेते हैं 50 है रिलेटिव परमिटिविटी का, तो वो 50 टाइम इनवर्स हो जाएगा, इंटरैक्ट नहीं करने देगा आपस में दो चार्ज को। वही चीज़ लिखे थे इनवर्स डिग्री ऑफ के लिए। तो आई थिंक सारा टॉपिक क्लियर हो चुका है। यहाँ पे लास्ट बट नॉट लिस्ट एकदम डायरेक्टली इस तरीके से करना बेटा। एक बार बस कंक्लूजन बता रहे हैं, एफ इज डायरेक्ट, जरूर से ध्यान देखना ये कंक्लूजन है बेटा। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसलिए एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अभी हमको कुछ नहीं पता मीडियम में किए हैं कि एयर में किए हैं, क्योंकि एयर तो खुद मीडियम में आ जाएगा। देखो ना, अभी तुरंत कर देंगे। ये फाइनल आपका एक्सप्रेशन आ गया। अब हमको पता है सर ई बराबर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी बराबर मीडियम डिवाइडेड बाय एयर। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, ई आर इंटू, यहाँ पे सर जा करके पुट कर देंगे 1/4 पाई। देखो बेटा इसका जगह पे पुट कर देंगे ई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये मीडियम एयर हमको कुछ नहीं पता है। अब यहाँ पे हम कंडीशन दे देंगे, इफ़ एयर फॉर एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू कितना हो जाता है बेटा, अभी जस्ट बताए थे ना 1 हो जाता है। मीन्स एफ ऑफ एयर कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एयर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। फॉर एनी अदर मीडियम के लिए है, फॉर एनी अदर मीडियम ये तो बन के है ही तैयार 1/4 पाई। इसे भी लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट आर। तो एप्सिलॉन नॉट आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जब ये एफ ऑफ एयर हो गया तो इसको एफ ऑफ मीडियम बोल दो। तो यहाँ पे देखो तो क्या हो गया, जब इस तरीके से करोगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, एफ ऑफ मीडियम बराबर एफ ऑफ एयर डिवाइडेड बाई रिलेटिव परमिटिविटी। बात समझ में आ गया। एक चीज़ और बेटा, एक चीज़ और ले लो। ये किसके लिए होगा, फार्मूला बता सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये किसके लिए होगा, ये किसके लिए होगा बेटा, बता सकते हो? सर बता रहे हैं, 1 मिनट। ये सर होगा SI। अच्छा तुम लोग सब बता देना एक ही बार। ये किसके लिए होगा बता सकते हो? देखो ट्राई करो इसको। ये किसके लिए होगा बता सकते हो? 4 है टर्म आपके सामने, किसके लिए होगा सर? अभी जस्ट बता सकते हैं, बता सकते हो बेटा ये किसके लिए होगा? ये होगा SI और मीडियम। एकदम समझ में आ गया सर, चूँकि आप ईयर रखे हुए हैं। ये किसके लिए होगा? ये सर होगा SI और एयर। ये फार्मूला किसके लिए होगा सर? ये होगा CGS। और देखो चूँकि ये है, ये किसके लिए होगा सर? मीडियम। ये किसके लिए होगा सर? CGS। और ये किसके लिए होगा बेटा?